हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुआ है, पढ़ाई में कमी लग रहा है या फिर आपको पेडागोगी समझ में नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पेडागोगी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे कि आंसर यही होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार पेडागोगी में ऐसा होता है कि हमें सारे आंसर तो सही लगते हैं, सारे उसमें चारों के चारे ऑप्शन जो होता है सब सिमिलर लगते हैं। लेकिन ऐसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी सीटेट के पेडागोगी क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि कैसे एलिमिनेट मेथड का यूज़ कर सकती हो। बोथ आपका कंटेंट और पेडागोगी दोनों के लिए रहेगी। दोनों बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, प्रीवियस लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो जो है कितनी हेल्पफुल है। क्योंकि इसमें मैंने 2011 से अभी तक जितना सीटेट का आया हुआ है टावर्ड्स वगैरह, जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी को एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें मैंने सारे वो वर्ड्स मेंशन किए हैं जो एग्जाम से अभी तक आए हुए हैं। वाली जो एग्जाम है उस पर भी आने वाली है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, तो आपको देख लीजिएगा कितना इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन में समझ आने में। तो उसके लिए बेसिकली आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके जरिए आपको सवाल करने में काफ़ी आसानी होगी। टिप्स नंबर 1, देखिए क्या लिखा, बड़ा आंसर आपको चुनना है। याद रहे कि वो आंसर पॉजिटिव में हो। इसी में समझ में नहीं आ रही इसका आंसर क्या होनी चाहिए, तो आपको देखना है। काफ़ी बार क्या होता है, सीटेट में जो सबसे बड़ा आंसर होगा ज़्यादातर ऑप्शन वही होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ऑप्शन वही होगा, लेकिन हम ये माइंड में रख के चल सकते हैं। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रही तो आप देखिए कि बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है और उसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और वो ऑप्शन जो है अगर पॉजिटिव में मांग रहा है तो पॉजिटिव ऑप्शन। क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं आपके एग्जाम में, आपको 4 आंसर्स दिखा देते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी में आपने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन आपको सही से समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर क्या होगा या सिमिलरिटी लग रहा है, तो आप देखिएगा उसमें सबसे जो बड़ा वाला आंसर होगा आप उसी को देखिएगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पॉजिटिव में पूछा हुआ है, नेगेटिव में पूछा हुआ है। हम सेकंड वाले टिप्स में आपको मैं कुछ टैग वर्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद बाकी टिप्स जो है मैं आपको बताऊंगी, आपको दिखा देती हूँ। आप मेरे साथ साथ भी नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि ये जो टैग वर्ड्स हैं मैंने वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसका हिंदी भी बता दूंगी, चाहे तो आप नोट्स में हिंदी में भी नोट्स कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स लिख दिए, आप देख सकते हैं। 2011 से अभी तक आपके कंटेंट पेडागोगी में आने वाले ये आपके टैग वर्ड को आप पूरा देख लेंगे, एक बार पूरा समझ लेंगे इसके बारे में। उसके बाद चलिए देख लेते हैं। पहला आपका है फोरकास्ट। फोरकास्ट, इन्फ्लुएंस, प्रोवाइड, एनवायरमेंट। फोरकास्ट क्या होता है, फोरकास्ट होता है आपका पूर्वानुमान। अगर बच्चा कोई पूर्वानुमान लगा रहा है, कोई कुछ थिंक कर रहा है, कुछ किसी के बारे में कुछ सोच रहा है, तो वो उसका पॉजिटिव नेचर है, आप उसको पॉजिटिव लेना होगा। आप उसको क्यूरियस है बच्चा कि जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको आगे बढ़ाओगे, ना कि उससे ड्रैग करोगे, तो ये उसका पॉजिटिवनेस होगा। उसको जितना बोलने का मौका दोगे वो उतना ही आगे बोल पाए। अगर किसी चीज़ के बारे में उसे नहीं पता है तो उससे जानने की क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी भी एक पॉजिटिव वर्ड में आता है। क्यूरियोसिटी का मतलब बच्चा जानने की कोशिश कर रहा है, क्यूरियस है उसके बारे में जानने के लिए, तो आप उसे प्रोत्साहन करोगे कि हाँ बेटा इसके बारे में ठीक है, उसके बारे में आप उसे बताओगे या दिखाने लेके जाओगे। किस चीज़ के बारे में अगर क्यूरियस हो रहा है बच्चा जानने के लिए, तो आप उसको ड्रैग नहीं करोगे, उसको जानने की मौका दोगे। तो यहाँ पे मैं फोरकास्ट के बारे में बता रही थी। फोरकास्ट मीनिंग, फोरकास्ट के बाद पूर्वानुमान लगाना। बच्चा किसी के बारे में सोच रहा है। देखिए जैसे कोई न्यू चैप्टर हम पढ़ाते हैं, न्यू चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि आपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में क्या पढ़ा है। तो बच्चा पुराना जो पढ़ा होगा, पुराना जो चीज़ें होगा उसको याद करता है, तो उसको जो करंट वाली जो पढ़ रहा है उसको ज़्यादा हेल्प मिलता है उस पुराने वाली चीज़ों की याद करने से। तो उसको हम बढ़ावा देना चाहिए, तो इसलिए पॉजिटिव में। देन इन्फ्लुएंस आता है, इन्फ्लुएंस निष्कर्ष निकालना। बच्चा कुछ खोज कर रहा है, कुछ डिस्कवर कर रहा है, कुछ निष्कर्ष निकाल रहा है कुछ चीज़ों में से, कोशिश कर रहा है करने को, तो ये भी पॉजिटिव है। प्रोवाइड एनवायरनमेंट, उनको हम एनवायरनमेंट पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि ज़्यादा चीज़ें वो सीख सके, रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे।
आपको पता होगा एक वर्ड है कनेक्टिंग विथ रियल लाइफ। ज़्यादातर सीटेट में कई बार देखा गया ये क्वेश्चन कि रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ा। आप बच्चों को जितना रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ाओगे उतना आसान होगा उसे समझने के लिए। फील्ड ट्रिप, इसमें आगे काफ़ी सारे हम देखेंगे। देन आता है इमेजिन थिंकिंग, यहाँ पे लिखा है देखिए क्यूरियोसिटी, जानने के लिए इच्छुकता। उत्सुकता जो जानने के लिए हो रहा है आप उसको बढ़ावा दोगे तो वो पॉजिटिव होता है। बच्चा इमेजिन कर रहा है, कुछ खोज कर रहा है, कुछ सोच रहा है। जब सोचेगा तभी तो क्वेश्चन पूछेगा। जब क्वेश्चन पूछेगा हो सकता है वो सही हो या गलत हो, लेकिन एटलीस्ट वो ट्राई कर रहा है तो उसके लिए आस्क क्वेश्चन, ये सब पॉजिटिव में होता है। शेयर करना, चैलेंजेस आना, जितना आप बच्चे को चैलेंज करोगे वो बोलेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो चैलेंज भी एक पॉजिटिव वर्ड में होता है, जो कि बच्चों का जिसमें इम्प्रूवमेंट हो वो पॉजिटिव वर्ड में आएंगे। देन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर, उनको अपॉर्चुनिटी देना है, वातावरण प्रदान करना है, प्रश्न पूछना, चुनौतियाँ, ये सब जो है पॉजिटिव वर्ड में आता है। देन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर एंजॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर खोजने के लिए अवसर प्रदान करना, खोज करने के लिए अवसर प्रदान करना उनको। जितना बच्चा खोजेगा, नए चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेगा, उतना उसके बारे में वो जान पाएगा। और इसमें आ जाता है ये भी ज़रूरी सबसे, एक्टिव एक्सप्लोरेशन। एक्टिव होना चाहिए बच्चा। कहीं पे घूमने जा रहा है, फील्ड ट्रिप पे जा रहा है, जू पे जा रहा है, पंछियों को देख रहे, अलग अलग जानवरों को देख रहा है, उनका नाम जानने की कोशिश कर रहा है, तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन होना चाहिए बच्चे का। देर आता है आपका ऑडियो विजुअल मटेरियल। ऑडियो विजुअल क्या होता है? एक ऑडियो मटेरियल होता है, विजुअल मटेरियल होता है, एक होता है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल कौन सा होता है? जिसमें देखने के साथ साथ सुन भी सकता है। ऑडियो में जैसे आ गया आपका रेडियो आ गया, विजुअल में जैसे आपका आ गया जहाँ पे आप प्रोजेक्टर वगैरह देख रहे हो। ऑडियो विजुअल में आपका टेलीविज़न आ गया। तो इसमें आप क्या क्या देख सकते हो और सुन सकते हो, वो ऑडियो विजुअल में आता है। तो उससे भी बच्चा काफ़ी चीज़ें सीखेगा, देखने के साथ साथ सीख पाए। जैसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह आजकल दिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद आती है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन, अंतक्रिया, एनालिसिस, विश्लेषण करना, तो ये सब जो होता है पॉजिटिव वर्ड में होता है। कुछ खोज कर रहा है, कुछ बच्चा जानने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे बच्चा जानने की कोशिश कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, चैलेंज फेस कर रहा है, चैलेंज फेस कर रहा है तभी तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। जब आप उसको चैलेंज नहीं करोगे तब तक वो ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो चैलेंज फेस कर रहा है तो उसको कैसे वो खुद ओवरकम करेगा उस चैलेंज से, तो वो खुद सोचेगा उसके बारे में, तो उसकी पॉजिटिव जो नेचर होगी वो दिखता है उस पर। तो इसलिए ये सब पॉजिटिव में आते हैं। एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, नेचर के बारे में खोज करना। और सबसे ज़रूरी ये है आपका लिंकिंग विथ रियल लाइफ, आउटसाइड वर्ल्ड। रियल लाइफ के साथ जितना आप कनेक्ट करके पढ़ाओगे बच्चा उतना जल्दी सीख पाएगा। कोई भी चीज़, आप उसे कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हो स्कूल में, आप उसे अगर गार्डन में दिखाने ले जाओगे, जू में दिखाने ले जाओगे कि कौन सा एनिमल का कौन सा फूड होता है, कौन सा एनिमल कहाँ रहते हैं, कौन कैसा दिखता है, आप उन्हें जू ले जाओगे तो वहाँ पे वो प्रॉपर विजन दिख पाएगा, उनको जानवरों को देख पाएगा, जानवर के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। तो आप जितना रियल लाइफ के बारे में लिंक करके, साथ चाइल्ड सेंटर स्टडी होना चाहिए, बच्चे को केंद्र में रखकर। बच्चा क्या पूछा, ये नहीं कि टीचर आए पढ़ा दिए और चल दिए, बच्चा उसको रिसीव किया कि नहीं उसको नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन उनका टेस्ट नहीं किया गया, दोबारा उनको क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आपने इसमें से क्या सीखा। तो इसी तरीके से बच्चा जो है, आप उसको जितना मौका दोगे, जितना पूछने का मौका दोगे, आप उनसे पूछोगे, वो उतना जल्दी चीज़ों को समझ पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है लेक्चर जो होता है वो अच्छा नहीं होता, वो नेगेटिव में आ जाता है। जहाँ जो टीचर होता है वो एक्टिव रहता है और चाइल्ड जो होता है वो पैसिव रहता है। देन आगे देख लेते हैं, रियल लाइफ के साथ लिंक करके पढ़ाना तो ज़्यादा बच्चों को चीज़ें याद रहती है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, बच्चा जितना बाहर जाएगा, फील्ड ट्रिप वगैरह लेके जाओगे, नई नई चीज़ें देखेगा, ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है? सक्रिय अधिगम अनुभव। एक्टिव लर्निंग करेगा, क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी,
ज़्यादा नई नई चीज़ें दिखेगा तो उसके मन में क्यूरियोसिटी, जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि ये क्या चीज़ है। आप घुमाने लेके जाओगे, नए नए जानवर दिखेगा, या बाहर लेके जाओगे, फील्ड ट्रिप पे लेके जाओगे, तो ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक होगा, तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मैपिंग डायरेक्शन रिलेटिव पोजीशन। जिससे क्या होता है, मैप कौन सा आपका, आप कहाँ पे हैं, बच्चा कहाँ पे है। जैसे 4 डायरेक्शन होते हैं हमारे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वो कौन सी जगह पे खड़ा है, उसका ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, उसका घर कहाँ पे है, उसका स्कूल कौन सा पोजीशन पे है, घर से स्कूल कितना दूरी है। दिशा की जो दूरी होती है उसकी ज्ञान भी उसे होनी चाहिए। कोई जगह अगर जा रहा है, उसकी जगह की जानकारी उसे होनी चाहिए। मैपिंग, उसको मैपिंग कहते हैं। उसकी नॉलेज उसे होनी चाहिए। और एक्टिविटी टू बिल्ड इनटू द टॉपिक, बच्चों को दृष्टिकोण का सम्मान। एक्टिविटी टू बिल्ड इनटू द टॉपिक, बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना, ये भी आपका पॉजिटिव में आता है। रेस्पेक्टिंग चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव, ये सबसे जरूरी है। एक टीचर को याद रखना है कि ये टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। बच्चे क्या सोचते हैं, वो किसके बारे में जानना चाहते हैं, किसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, उसको महत्व देना चाहिए। तो बच्चा क्या सोच रहा है, उसकी सोच को भी आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कोई आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि सर इसका सवाल क्या होगा, आप बच्चे को चुप करा देंगे कि रुक जाओ, भी बाद में बताएंगे, क्लास एंड होने के बाद बताएंगे, या क्लास के एंड में बताएंगे। तो ऐसा होगा तो बच्चा दोबारा सवाल पूछना नहीं चाहेगा। तो आप बच्चे को मत दबाओ, बच्चे को सोच को मत दबाया करें। बच्चा जो पूछ रहा है, जो जानने की कोशिश कर रहा है, आप उसे उसी टाइम क्लियर करिए और समझने की कोशिश करिए बच्चा जानना क्या चाह रहा है। तो आपको उसको दबाएगा मत कि दोबारा ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, ऐसा नहीं है। आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बच्चे को हर्ट नहीं होना चाहिए, बच्चे को सेंटर में रखना चाहिए। आप जैसे ये सोचिए, बच्चे जो है भगवान का रूप हो। फील्ड ट्रिप आता है, एजुकेशनल एक्सकर्शन ये आता है, चाइल्ड सेंटर जैसे मैंने कहा था। बच्चों को केंद्र में रखकर हमें पढ़ाना चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट को लेकर चलना चाहिए। बच्चे क्या सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवालों पर ध्यान देना चाहिए। देन कोई अगर बच्चा जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, उसका कारण जो है वो ढूंढना चाहिए। कोई बैकवर्ड बच्चा है, ये नहीं कि आप उसको पीछे बैठा दो, बैकवर्ड करके रख दो। आप उससे पूछो क्या उसे दिक्कत क्या आ रही है, उसको जानने की कोशिश करिए। देन आता है आपका फील्ड ट्रिप और एजुकेशनल एक्सकर्शन गोइंग बियॉन्ड टू टेक्स्ट बुक। फील्ड ट्रिप तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि फील्ड ट्रिप जो होता है ये सबसे बढ़िया होता है। आप उसको जितना बाहर दिखाने ले जाओगे वो उतना जान पाएगा, नई नई चीज़ें सीख पाएगा। एजुकेशनल एक्सकर्शन घूमने लेके जाना है उसे, बच्चों को जैसे घूमने लेकर जाते हैं, फील्ड ट्रिप में जाते हैं, नई नई चीज़ें दिखाते हैं, ज़्यादा जानने बच्चा सीख पाएंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, इसका क्या मीनिंग होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सवाल इस पर भी आ चुका है कई बार। आपके टेक्स्ट बुक से बाहर जाना, ये नहीं है कि बच्चे को सिर्फ टेक्स्ट बुक में जितना है उतना पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। आप उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ाइए, उससे ज़्यादा पढ़ाइए। टेक्स्ट बुक में ही नहीं रहना है, टेक्स्ट बुक से बाहर लेके जाइए, आप रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके उसे पढ़ाइए। देन आपका इसमें कुछ कंटेंट में भी आता है, वो वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है। वैसे ऐसा तो कुछ ये जो वर्ड्स हैं बहुत कंटेंट एंड पेडागोगी में ही आता है, तो ये भी देख लेते हैं हम। एक्टिविटी बिल्ड इनटू द टॉपिक, ये मैंने आपको बताया था, बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान, एक्टिविटी और उसका मदर टंग। और एक आपने वर्ड सुना होगा मल्टीलिंग्वलिज्म, अगर बच्चों को ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो ये उनका रिसोर्स है, का डिसएडवांटेजेस नहीं होगा, ये उनका रिसोर्स है। मदर टंग क्या होता है, मातृभाषा। बच्चों को जो है मातृभाषा के साथ जुड़े रहने के लिए कहा गया है। 5th क्लास तक उनको मदर टंग पढ़ाना है, कंपलसरी है। देन एलिमेंटरी क्लास में आप बोथ मदर टंग एंड आपका सेकेंड लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं। कहा गया है कि 5th क्लास तक तो मदर टंग रहेगी।
देन आगे एलिमेंटरी में आप बोथ मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी आपको 5th क्लास तक मदर टंग में ही पढ़ाना है। लेकिन मदर टंग मातृभाषा जो है, मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा एक पॉजिटिव वर्ड होती है। देन आपका जो मल्टीलिंगुअलिज्म बताया था मैंने, बहुभाषिकता होता है। अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है उसे, तो उसका रिसोर्स है इंटरेस्ट। जो पढ़ा रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, उसके बारे में उनको इंटरेस्ट आनी चाहिए। इंटरेस्ट क्लियर करने के लिए आपको वैसा एनवायरनमेंट भी देना होगा। अगर आप कोई फ्लावर के रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फूल के कोई पार्ट्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनको गार्डन ले जाइए, वहाँ पे फूल दिखाइए, तो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके पढ़ाइए। वैसे हर बच्चे को जो है रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके आप जितना पढ़ाएंगे, उनको उतना चीज़ें समझ में आएगी, क्लियर आएगी। कनेक्टिंग एंड एनरिचिंग लर्निंग विथ आउटसाइड लाइफ, अधिगम को बाहर से जोड़ना। आप इसे कनेक्टिंग विथ रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ भी कह सकते हैं, कनेक्टिंग क्लासरूम विथ रियल वर्ल्ड, या फिर कनेक्टिंग एंड एनरिचिंग लर्निंग विथ आउटसाइड लाइफ। अधिगम है उसको बाहरी जिंदगी से जोड़ना है, आउटसाइड वर्ल्ड रियल लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ाना है। जैसे हो गया आपका कम्युनिटी हो गया, कल्चर होते, कम्युनिटी रिसर्च हो गया, कल्चर हो गया, ये सब भी पढ़ाना है। ऐसा है नहीं कि आप सिर्फ किताब में जितना है उतना ही पढ़ाना है। फेस्टिवल्स के बारे में, कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में, कल्चर के बारे में, ये सभी के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। देन आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट के लिए। जो बच्चे हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए। एक होता है आपका इंटीग्रेटेड क्लासरूम, एक होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम तो करता है, इंक्लूसिव क्लासरूम प्रोवाइड करता है इक्वल एनवायरनमेंट टू ऑल स्टूडेंट्स। तो ये बेहतर होता है, ये बेटर होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। इंक्लूसिव क्लासरूम आपका ये प्रोवाइड करता है इक्वल एनवायरनमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द लर्नर। ओके, कास्ट के हो, अलग जेंडर के हो, कोई डिसेबिलिटी हो उनमें, कोई स्पेशल चाइल्ड हो, कुछ भी हो, अलग अलग रिलीजन के हो, अलग अलग धर्म के हो, सभी स्टूडेंट्स जो है एक ही साथ में पढ़ सकते हैं। तो वो होता है आपका इंक्लूसिव क्लासरूम। आता है आपका सीसी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन क्या जो आता 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 2010 में। देन सीसी का काम क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट का पूरी तरीके से जो डेवलपमेंट हो रही है, ये आप कहते हैं पहले कंटिन्यूस क्या है? Regular and continuous activities conducted throughout the year to achieve all around development। तो बच्चों का रेंज जो है किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे उनका मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल एस्पेक्ट हो, स्टूडेंट का प्रोग्रेस हो, तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, रेगुलर एंड कंटिन्यूस बेसिस पर होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। ये आपका कंटिन्यूस में आ जाता है। देन आता है सेकेंड टर्म आपका कंप्रेहेंसिव। कंप्रेहेंसिव में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वेराइटी ऑफ असेसमेंट लाइक आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट्स of the students progress like all around development। उनका जितना भी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ऑल एस्पेक्ट्स। देन आता है इवैल्यूएशन। वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन दिस टू इवैल्यूएट द सीसी। ये जो असेसमेंट हो रहा है, ये जो इवैल्यूएशन किया जा रहा है, ये आपका वेराइटी ऑफ टूल्स लाइक आपका आपने सुना होगा पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो होता है, होता है आपका पोर्टफोलियो में रखा जाता है। आपका साल भर बच्चे ने क्या किया पूरी डिटेल उस पोर्टफोलियो में रखा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में स्पेशल इवेंट्स रखा जाता है। तो बच्चों के असेसमेंट किया जाता है ताकि फर्दर अगर बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जाता है, वो उसका पुराना या फिर दूसरे क्लास में जाता है, वो पुराना पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि समझ सकते हैं बच्चा कैसा था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल उसमें रहती है। ये होता है आपका कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन में आता है। समेटिव असेसमेंट होता है और आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है।
समेटिव असेसमेंट, देन फॉर्मेटिव, इसका भी काफी बड़ा चैप्टर है। समेटिव थोड़ा सा एक ही लाइन में बता देती हूँ। समेटिव जो होता है वो हाफ ईयरली होता है, या उसको एनुअल टेस्ट भी कहते हैं। उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर से आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, देन आता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्वालिटी वाइज बेस्ड होती है। उसमें क्या पता चलता है, जैसे कोई यूनिट टेस्ट हो गया, क्लास एंड के बाद कोई टेस्ट हो गया, देन इसे कहते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। इसमें बच्चे ने क्या सीखा, क्या मिस्टेक करा है, क्या गलती करा है, तुरंत पता चल जाती है। टेस्ट कहा जाता है कितना ग्रेड आएगा, कितना बच्चे का स्कोर होगा, तो उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है, उसको समेटिव कहा जाता है। एंड जिसमें आपका जो बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाए, उसका बीच बीच में टेस्ट लिया जाए, यूनिट टेस्ट वगैरह हो, उसमें जो है बच्चे का कमियां, जिसमें हम बच्चे का कमियां पता चल पाए, कहाँ पे बच्चा लाग कर रहा है वो हमें पता चले, तभी तो हम उसका निदान कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है उसको बेस्ट माना जाता है, क्वालिटी वाइज बेटर है वो। देन आपका समेटिव टेस्ट जो होता है वो क्वांटिटी देता है, कितना मार्क, कितना ग्रेड रहेगा वो होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेहेंसिव। कंप्रेहेंसिव में आपका ये भी दो तरीके से होता है, एक होता है स्कोलास्टिक, देन को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक में आपका क्या आ गया, स्कोलास्टिक में अगेन आपका वही हो गया, समेटिव होता है और समेटिव असेसमेंट होता है एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है सब्जेक्ट वाइज। देन आपका को स्कोलास्टिक में क्या आ गया, को स्कोलास्टिक में जैसे आपका बच्चे जो है बच्चे क्या सीख रहा है, किसी को डांस आती है, किसी को गाना आता है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जो होता है, बच्चा पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीजें कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह हो रहा है उसमें कैसा स्कोर कर रहा है, तो ये जो हो गया आपका ये कंप्रेहेंसिव में आएगा। तो कंप्रेहेंसिव भी दो तरीके से होता है, एक कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक, एंड आपका जो कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए, जो कि आपका फॉर्मेटिव और समेटिव का सीसी कवर कर। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक क्या होता है, कोई बता सकता है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल क्या चीज होती है? आप उसे ऐसे मानिए, अगर आपको कोई बीमारी हुई है, आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करता है, ऐसा तो है नहीं डॉक्टर बिना टेस्ट करे ही आपको दवाई दे देगा। डॉक्टर पहले क्या करता है, उसका टेस्ट वगैरह करते हैं, तभी उन्हें पता चलती है कि उनको ये बीमारी है, ये इसके लिए ये मेडिसिन चाहिए होगा। डायग्नोस करने के बाद क्या होते, फिर आपको प्रेस्क्राइब करता है। तो सेम उसी तरीके से समझिए, रियल लाइफ के साथ जोड़कर पढ़ाई। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, आप कोई भी चीज हो, सीटेट यही कहते हैं, आप रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाइए। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी उसी तरीके से पढ़ रहे थे, हमें कैसे समझ, आप खुद सोचिए, आप कोई चीज को अगर रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो बच्चों का भी सेम है कि एंड रेमेडियल टीचिंग क्या होते हैं, इन टीचिंग पर्सपेक्टिव पर्टिकुलर यूनिट और टॉपिक। देन क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, एक टेस्ट लेता है बच्चों का, असेसमेंट करता है। असेसमेंट होने के बाद देन इवैल्यूएट करता है उनके जो स्कोर्स आते हैं, उसमें देखा जाता है कि कुछ बच्चों का क्या है, कुछ चीज़ों में लाक है, बच्चों का असेसमेंट लिया जाता है, उसमें बच्चे को क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहे, उनका प्रॉब्लमेटिक जो एरिया है, जब प्रॉब्लमेटिक एरिया पता चलेगी तभी तो वो ठीक कर पाएंगे, टीचर उस एरिया पे काम कर पाएंगे। उसी तरीके से उनका टेस्ट लिया जाता है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि इस पर काम करनी चाहिए, इस पर बच्चे के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, तो वो डायग्नोस करता है उस एरिया में। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर द एरर लाइज, पहले टेस्ट लेते हैं, देन आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग के माध्यम से, ठीक है। देन क्या होता है, एरर फाइंड होता है, हमें एरर मिल जाती है कि बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आ रही। देन फाइंड आउट द रीजंस ड्यू टू व्हिच पर्टिकुलर चाइल्ड और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट रेस्पॉन्डेड वेल, बच्चों ने जो उसका रेमेडी निकलता है, ठीक है। जैसे टीचर जो है उस पे काम करते हैं कि conductive material should be designed to correct the students individual difficulties, उसी हिसाब से प्रॉपर मटेरियल बनाएंगे कि क्या पढ़ाने पर, कैसे समझाने पर बच्चा उस चीज को समझ पाएगा। तो उसी तरीके से करेक्ट
जो मटेरियल होगी वो डिजाइन किया जाएगा उसके हिसाब से। जो प्रॉब्लम पता चलेगी बच्चों की तो करेक्ट मटेरियल उसके हिसाब से प्रेजेंट करेंगे जो टीचर हैं। तो उसी को ही कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। Material should be self-directive, should permit students to work independently. Material must permit individuals to progress according to their pace. The material should be encouraged systematic recording of evidence of people's progress. जो आप मटेरियल बना रहे हैं उनके जो असेसमेंट होने के बाद आप उनकी रेमेडी दे रहे हैं वो सच में उनके लिए काम हो, उस पर वो को सीख पा रहे हैं कि नहीं, उनका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना होगा। तो बेसिकली ये जो है आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग में आ जाता है। देन आता है क्रिएटिव स्टूडेंट। क्रिएटिव कोई बच्चा क्रिएटिव बच्चा है तो ये ओबियसली पॉजिटिव है। आप बच्चा सोच रहा है, खोज कर रहा है, कुछ अलग ही क्रिएटिविटी कर रहा है ना, तो ये क्रिएटिविटी भी पॉजिटिव चीज़ है। इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत। एकीकृत एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप क्लास 1 के लिए, ठीक है, आप क्लास 1 के लिए ऐसा तो अलग नहीं था, कोई मैथ अलग नहीं था, साइंस अलग नहीं था, ऐसा तो अलग नहीं था। वो एक ही बुक में मैथ भी था, आपकी लैंग्वेज वाले टॉपिक भी थे, सारा कुछ उसमें मिक्स था। तो सारे सब्जेक्ट को एकीकृत करके पढ़ाना। या फिर मान लीजिए इसकी किताब है, राइट, जो ईवीएस की किताब है, इन्फॉर्मेंट स्टडी की किताब है, उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें आपको साइंस भी मिलता है। साइंस में बहुत आपका बायोलॉजी भी मिल जाता है, आपका फिजिक्स भी मिल जाता है, केमिस्ट्री भी मिल जाता है, आपका हिस्ट्री भी मिल जाता है, देन आपका सोशल साइंस, सब कुछ उसी में रहता है। तो इसी को ही कहते हैं आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच। सारे चीजें एकीकृत होके एक ही जगह रहना, इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। इसमें क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ डेवलपमेंट डोमेन्स एंड कंटेंट एरियाज। सारे चीजें इकट्ठा होके रहना, तो एकीकृत करके पढ़ाते हैं, इसी को कहते हैं। तो जॉन डीव जो हैं वो क्या, उन्होंने क्या क्लेम किया था? लर्निंग कुड बी मोर मीनिंगफुल इफ कंटेंट एरियाज आर ब्लेंडेड फॉर करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। जॉन ड्यू फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। कौन है? फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इंटीग्रेटेड आपका जो अप्रोच होता है, कुड बी मोर मीनिंगफुल इफ द कंटेंट एरियाज आर ब्लेंडेड फॉर करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या है? थीमेटिव, एक्टिव, पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेड, ये सब आता है। थीमेटिक क्या होता है? आपका जो होता है विषयगत, विषय से बाहर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ाना है, ठीक है। मतलब जो हमारे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके, उसी की एज सेंसिटिविटी इन द सेंस के एनवायरनमेंट के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं, जानवर के लिए प्यार, तो ये सब चीज़ें भी सिखाना होगा कि उसका जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उसका एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए एंड आपका जो विषयगत होना चाहिए, ठीक है। देन होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टैग होगा, जब बच्चा एक्टिव होगा ज़्यादा सीखेगा तो चीज़ों को रिसीव करेगा, जो पढ़ा रहे हैं उसे रिसीव भी करना चाहिए, ये ना बच्चा नकार दे। तो आप उसी बच्चे को उसी तरीके से आप समझाएंगे। जो होता है थीम, ईवीएस की जैसे 6 थीम है, पता होगा आपको 6 थीम है ईवीएस का, क्या क्या है? कमेंट में आप लिख के मुझे बता दीजिए क्या क्या है। तो देन एनवायरमेंट हार्मोनी, सांस्कृतिक एंड परिवेश का सामंजस्य क्या होता है? कल्चरल एंड एनवायरमेंट हार्मोनी। डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट, डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट क्या होता है कि बोलने का मौका देना, जो वो अपना सोच है उसको, ये ना को उसका सोच का दबा दो, उसका जो कहना चाह रहे हैं उसके बात बोलने का मौका देना। सो प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। देन आपका एनकरेजमेंट, प्रोवाइडिंग रियल एक्सपीरियंस, ये भी होता है आपका वास्तविक अनुभव प्रदान करना, ठीक है। सेंस होनी चाहिए, जो सेंसेस है उसका भी उपयोग कर पाए, वो आंखों का, नोज का, जो भी उसका टंग सेंसेस है उसका यूज कर पाए प्रॉपर एनवायरनमेंट में। देन रियल जो एक्सपीरियंस है
जैसे मैंने आपको बताया था फील्ड ट्रिप वगैरह कहीं पे घुमाने लेके जा रहे हैं, जू वगैरह, उसको एनकरेजमेंट करें डेटा कलेक्शन करने में, उसको जानकारी देने में। देन आता है आपका ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन, स्टोरी, प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, एग्जीबिशन होगा तो न्यू न्यू चीज़ें बच्चा देखने जाएगा, उसमें सीखेगा, पूछेगा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट, इसमें बच्चा की क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी डेवलप होगा। देन आता है एनकरेज। ऑब्वियसली एनकरेज करना एक पॉजिटिव है ना, बच्चे को जो है प्रोत्साहित करना। ठीक है, बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। सेंसिटिव, क्रिटिकल थिंकिंग भी काफ़ी ज़रूरी होता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, बच्चे को सोचने देना। ठीक है, जब बच्चा सोचेगा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, उसके बारे में सोचेगा, खोज करेगा, तभी तो वो आगे उसका सल्यूशन की तरफ बढ़ पाएगा। तो बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करने देना है, उसको सोचने देना है, डिफरेंट डायरेक्शन में उसको सोचने देना है, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है, बच्चा अगर कुछ सवाल पूछ रहा है, फिर आप उसको सवाल करोगे, फिर वो सोचने लगे अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग करना एक पॉजिटिव वर्ड है, उसमें बच्चे की डेवलपमेंट होती है। देन फॉर्मेटिव, मैंने बताया था फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के बारे में, जो कि हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये एरर्स, मिसकंसेप्शन, ये जो होता है, ये याद रखिएगा, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है। जो एरर्स होते हैं वो नेगेटिव वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एरर्स क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ना कि मिस्टेक से हम सीखते हैं, है ना। यही तो कहते हैं कि गलती करेंगे तभी तो हमें अपनी गलतियां पता चलेगा एंड हम सीखेंगे। सेम उसी तरीके से बच्चा जब गलती करेगा उसको डांटना नहीं है। ठीक है, बच्चा गलती कर रहा है तो आगे फिर ठीक करेगा। तो एरर्स, मिसकंसेप्शन जो हो रही है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन आप सेंटेंस को इसी तरह पढ़ना है कि क्या पूछा है सेंटेंस में आपको। लेकिन ये जो है एरर्स होना, अगर कह रहा है कि बच्चा एरर कह रहा है तो क्या टीचर उसको डांटेगा, उसके फादर को बुलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एरर कर रहा है तो वो पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, देन आते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ये भी काफी जरूरी है, करके सीखना। ठीक है, करने के साथ सीखना, इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखते हैं ना हम, तो उससे देन हैंड ऑन एक्टिविटी। हैंड ऑन एक्टिविटी क्या होता है, करके, ये भी खुद करके सीखना। ठीक है, ये लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है, हैंड ऑन एक्टिविटी खुद करके सीखना। देन लास्ट में एक बचा हुआ है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ये काफी जरूरी है। एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये पॉजिटिव है, बट आपका जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वो नेगेटिव होगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता देती हूँ। डाइवर्जेंट क्या होता है, ये देखिए, डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना। ठीक है, मैथ का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका हो सकता है 3-4 उसका पॉसिबिलिटी होगा आंसर निकालने के लिए, है ना। मैथ कैसे होते हैं, 3-4 पॉसिबिलिटीज, 3-4 तरीके होते हैं, शॉर्टकट मेथड होते हैं, काफी लॉन्ग मेथड भी होते हैं, काफी सारे तरीके से हम निकाल सकते हैं उसका आंसर। तो बच्चे ज्यादा डायरेक्शन में अगर सोच पा रहा है तो उसका पॉजिटिव होगा, राइट। ये होता है आपका डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में सोचना, तो वो हो जाता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये होता है कन्वर्जेंट और ये होता है डाइवर्जेंट। जितने भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स सारे कंप्लीट कर दे। अब देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड्स में जल्दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं ओनली के मीनिंग होता है केबल जो ऑप्शन होता है वो होता है केबल इसको। तो ये जो आप देखिएगा जहाँ पे ओनली होगा, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा उस ऑप्शन को, वो एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। देन आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना। सेपरेट करना जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, किसी को सेपरेट करना। ठीक है, जैसे आप दोस्त हो, आपके बीच में कोई आ गया, आप दोनों सेपरेट हो गए, तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो उसी तरह सेग्रीगेशन जो होता है वो नेगेटिव चीज़ होती है। देन लेवलिंग करना, लेवल करना किसी चीज़ को या बच्चों को लेवल करना, ये जो होता है गुड, जैसे हम देते हैं गुड बैड, लेवल कर देते हैं, तो ये भी गलत चीज़ होती है, बच्चों के माइंड में वो इफेक्ट पड़ता है, तो ये लेवलिंग भी गलत चीज़ होती है। देन आता है रिकलिंग, रोट लर्निंग। ठीक है, रिकलिंग में ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें जो है याद रखना, रटना,
ये सब जो चीज़ें, ये भी गलत चीज़ है। रट के याद नहीं रखा जाता है, आप उससे बच्चों को कंसेप्ट समझाइए। जो कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट समझा के पढ़ाइए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक्टिव लर्निंग कराइए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिखाइए। तो बाहरी दुनिया के साथ जुड़ के पढ़ाइए, तो बच्चों को जितना याद रहेगा आप उन्हें रटने देंगे, या जैसे आप उन्हें रटने देंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो वो नेगेटिव वर्ड्स होता है। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होता है, याद करते हैं डेफिनेशन हम, तो डेफिनेशन जिसमें आ जाता है आपका याद करना, रटना, ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हो जाते हैं। देन आता है मेंटेनिंग डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग प्रैक्टिस। मेंटेनिंग डिसिप्लिन क्या होता है, ज़्यादा डिसिप्लिन में रखना बच्चों को, तो ये जो होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। देन आता है आपका होमवर्क, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेडिंग, रैंकिंग, ये भी वही उसी में आ जाता है, ग्रेड करना, रैंक करना। होमवर्क, ज़्यादा आप बच्चों को होमवर्क दीजिए, लेकिन बीच बीच में दीजिए, ऐसा ना हो कि ज़्यादा होमवर्क की लोड उनके ऊपर आए, उनके प्रेशर में रहे बच्चा की ज़्यादा हो। देन आपका पेइंग अटेंशन टू सम एस्पेक्ट्स, ये होता है बच्चों का सिर्फ कुछ गतिविधियों पर ध्यान नहीं देना है, उनके पूरे एस्पेक्ट पर ध्यान देना है, उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारे डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। देन आता है जजिंग, मेमोराइजिंग, जजिंग करना, जज करना बच्चों को, ये भी गलत वर्ड होता है। देन आपका मेमोराइज करना, जैसे मैंने आपको बताया था रोट लर्निंग, कई बार क्वेश्चन आ चुका है रोट लर्निंग के ऊपर, तो रोट लर्निंग, ड्रिल, प्रैक्टिस, मेमोराइज कराना, बच्चों को रटाने की कोशिश कराना, तो ये सब नेगेटिव में आता है। देन आपका चिल्ड्रेन मेक लेस मिस्टेक, आपका ये सोचना कि बच्चे कम मिस्टेक करें, बच्चे हैं मिस्टेक करेंगे, और आपको पता है मिस्टेक करते हैं तभी मिस्टेक से हम सीखते हैं, है ना। तो मिस्टेक नहीं होगा तो कैसे सीख पाएंगे, तो मिस्टेक करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था एरर, मिसकंसेप्शन, ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। बट यहाँ पे एक लिखा क्या है, एरर, चिल्ड्रेन मेक लेस मिस्टेक, तो ये जो है कह रहा है कि बच्चे कम मिस्टेक करें, तो ये नेगेटिव हुआ ना। अगर कह रहा होगा चिल्ड्रेन मेक मिस्टेक्स, देन ये पॉजिटिव वर्ड होता। अब हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें वो कम मिस्टेक करें, तो वो ये जो है नेगेटिव होता है। देन आता है आपका डिस्क्रिमिनेट करना, राइट। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब ना किसी बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप किसी बच्चे को कम ध्यान दे रहे हो, आप हमेशा किसी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हो, दूसरे से नहीं पूछते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सारे बच्चों को एक जैसा मान के पढ़ाना है, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उनको अलग अलग सेपरेट करके नहीं देखना है, ठीक है। उनको टू गेट जॉब इंस्टेड टू गेट फर्स्ट प्लेस इन द क्लास, उन्हें ये नहीं कहना है कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है, राइट। इस ऑप्शन में आपको देखे कि बच्चों को कुछ करने के लिए फोर्स करा जा रहा है, राइट, कि सपोर्ट में कहा जा रहा है, तो वो पॉजिटिव मान लीजिएगा। बस इतना सोचिए, माइंड पॉजिटिव रखिए, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। जहाँ पे लग रहा है कि बच्चों को मतलब ज़्यादा होमवर्क दिया जा रहा है, बच्चों को ज़्यादा और पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए वहाँ पे फोर्स किया जा रहा है, जॉब पाने के लिए पढ़ाई किया जा रहा है, तो ये सब नेगेटिव होता है। देन आता है पैसिव, ओबियसली नेगेटिव होगा। डिस्करेज, ये भी नेगेटिव होगा। डिस्करेज करना क्या है, एक एनकरेज है और डिस्करेज है। एनकरेज करना क्या है, उनको प्रोत्साहित करना, राइट, तो वो पॉजिटिव। डिस्करेज करना ये होगा नेगेटिव। पैसिव, एक्टिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, देन पैसिव होगा तो नेगेटिव होगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, जब लेक्चर मेथड होता है तो बच्चे क्या रहते हैं, पैसिव रहते हैं। उस टाइम सिर्फ आते हैं बच्चे, वहाँ पे सिर्फ सुनते हैं, बच्चे वहाँ पे सब प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो वो पैसिव रहते हैं। वहाँ पे टीचर एक्टिव रहता है। लेकिन जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहता है, वहाँ पे बच्चा जो है अपने हिसाब से प्रश्न भी पूछ सकता है, तो बच्चा वहाँ पे एक्टिव रहता है, राइट। देन पैसिव, ये सब आपका नेगेटिव हो गया। देन स्टैंडर्डाइज टेस्ट,
स्टैंडर्डाइज क्या होता है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। स्टैंडर्डाइज होता है मानकीकृत। मानकीकृत क्या होता है, जैसे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, ये क्या होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसमें एक साथ 1000 बच्चे एक साथ वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसको बनाने में टाइम लगता है। तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। जैसे आप सीटेट अगर क्लियर नहीं करोगे तो आप टीचिंग में आगे नहीं जा पाओगे। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, स्टैंडर्ड। तो ये भी होना, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। जिस ऑप्शन में ये सब आपको दिखे वो वहाँ पे नेगेटिव होगा। देन आता है आपका पनिशमेंट, फियर। ओबियसली पनिशमेंट करना ये गलत बात है। पनिशमेंट, फियर, बच्चे को डर रहना, डर में पढ़ाई के लिए डर रहना या फिर टीचर के लिए रहना, तो ये सब नेगेटिव है। लेक्चर मैंने बताया था आपको, लेक्चर मेथड, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो पैसिव होते हैं, टीचर जो होते हैं एक्टिव होते हैं। उनकी दर्जा दिया जा रहा है, बच्चे को जो है पॉजिटिव में लिया जा रहा है, तो उस ऑप्शन जो है वो सही होगा। लेक्चर, डेफिनेशन, ये सब याद रखते, तो ये जो होता है ये भी नेगेटिव वर्ड होता है। देन आता है चाइल्ड सेंटर। हाँ, इसमें मैंने बताया चाइल्ड पैसिव होता है आपका लेक्चर। देन आता है टीचर सेंटर, सेम यही होगा। आपका जो लेक्चर मेथड होता है वो एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, इसीलिए ये सब नेगेटिव। सम्मेटिव मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, एक सम्मेटिव टेस्ट होता है। आपका सम्मेटिव हो गया जो टर्म एंड टेस्ट होता है, हाफ ईयरली टेस्ट, ईयर एंड, तो इस सब को कहते हैं आपका सम्मेटिव। एंड फॉर्मेटिव बताया था जो कि काफ़ी पॉजिटिव होता है, वो क्वालिटी वाइज बेटर होता है। और ये सम्मेटिव जो होता है क्वांटिटी, इसमें कितने मार्क्स ग्रेड आएंगे, तो ग्रेड मैंने बताया, तो इसमें जाता है। ये सारे नेगेटिव है। और फॉर्मेटिव जो है वो पॉजिटिव इसलिए है, वो आपका यूनिट टेस्ट होता है, वो बीच बीच में किया जाता है। जैसे कोई क्लास एंड हुआ, टीचर ने कुछ क्वेश्चन दे दिए, उस पर देखा जाता है बच्चा कितना लैग कर रहा है, तो ये जो है तो उसके बच्चे के आगे इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, इसलिए वो फॉर्मेटिव पॉजिटिव होता है। देन सम्मेटिव नेगेटिव हो गया, कंपैरिजन करना बच्चों में से, तो ये भी नेगेटिव चीज़ है। भेदभाव, कंपैरिजन मतलब भेदभाव करना। जॉब ओरिएंटेड ये भी नेगेटिव है। बच्चे को ये नहीं कि जॉब ओरिएंटेड ही पढ़ानी है, ऐसा नहीं। तो फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चा क्लास के रूम में शोर मचा रहा है, आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे बताइए? आप उसे दंडित करेंगे? क्या आप उसे दंडित करेंगे? आपको क्या लगता है? नहीं। उसके माता पिता को स्कूल बुलाएंगे? क्या माता पिता को स्कूल बुलाएं? ये भी गलत चीज़ है। उसे क्लास से बाहर करेंगे? ये भी नेगेटिव होता है। देन शोर मचाने के कारण जानेंगे, ये बच्चे के पॉजिटिव में, तो आंसर यही होगा। देखिए कितना इजी है अभी टैग वर्ड के बाद आंसर करने में। नेक्स्ट टिप से बच्चे को सम्मान देना। समझो बच्चा भगवान है, जैसे मैंने ये पहले बता चुकी हूँ, बच्चे को भगवान मान के सारे आंसर करना है। नेक्स्ट है आपका आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय एवं कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करें। जो इजी लग रहा है, काफ़ी बार क्या होता है जो इजी क्वेश्चन होते हैं हम जल्दी में करने के चक्कर में उसी को ही गलत कर लेते हैं, ये आपने काफ़ी बार देखा हो। तो जो आसान क्वेश्चन होगा उसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि जो कभी कभी आसान लगता है उतना आसान है नहीं, उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं, उसमें सारे आंसर जो होते हैं वो एक जैसे लगते हैं जो आसान वाले प्रश्न होते हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम लेके अच्छे से करिए, ठीक है। तो वहाँ है यहाँ पे उपरोक्त सभी या ए बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में करें। जब आपको आंसर समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पे लिखा होगा आपको, या फिर कभी कभी आपने ये भी देखा होगा सीटेट में क्या कर रहा है, जैसे ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, फिर नीचे लिखा होगा बोथ ए एंड बी करेक्ट है ना। तो आपको अगर दोनों ही करेक्ट है, दोनों ऑप्शन पॉजिटिव, तो ए बी को करेक्ट करिए। अगर चारों पॉजिटिव है चारों को करेक्ट करिए, ना कि ए सिर्फ पॉजिटिव है, तो उसी हिसाब से करना है। ये देखिए चारों ऑप्शन लिखा हुआ ए बी पॉजिटिव है तो ए बी ही पॉजिटिव है, ए बी सी डी चारों पॉजिटिव है तो चारों ही रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न के विकल्पों को चयन करते समय पहले देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ये सबसे इजी है। आप पहले क्या करिए, एग्जाम में मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले आप एलिमिनेशन मेथड ही करिए। उसमें क्या होता है आप देख लीजिए पहले कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। आप देखेंगे ज़्यादातर दो ऑप्शन जो है कट जाएगा, बाकी दो में कन्फ्यूजिंग रहेगी। तो आप पहले जो नहीं होगा उसे कट करिए, फिर जो होगा दोनों में से कंपेयर करिए कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा। अगर पूरे कट रहे हैं, आपके 3 ऑप्शन कट रहे हैं, बचे रहे आपके ऑप्शन लास्ट ऑप्शन, तो वही आंसर होगा। तो ये भी आप ये भी ट्राई करिएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादातर सवाल इसमें ही सॉल्व होंगे। देन नेक्स्ट देख लेते हैं।
सभी गद्य पद के प्रश्न करते समय ध्यान रहे कि पैसेज से ही उत्तर ढूंढकर ट्वीक करें। तो ये जैसे आपका प्रोज और पोएट्री होता है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट में से, तो जो क्वेश्चन देता है आंसर उसी में से ही होता है, यानी कि आंसर कहीं बाहर से नहीं आता है। वो जो आप पैसेज पर रीड करते हैं, आप एक बार पहले पैसेज को अच्छे से रीड करिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार पैसेज रीड करिए, ताकि क्वेश्चन में जो वर्ड आपको पूछा होगा पैसेज में दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या क्या पूछा हुआ है, थोड़ा माइंड में रह जाएगा, देन आप पैसेज करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।